गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास का सिविक्स का सेकंड लेसन संघवाद। तो सबसे पहले हम संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। संघवाद है क्या? आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर वे अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। और क्या क्या बदलाव हुए थे? जो संविधान में जो संशोधन हुआ था, बदलाव हुआ था, वो क्या था? प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता जो शक्ति होती है केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुशासनिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है। एक तो पूरे देश के लिए होती है, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों की सरकारें ही स्तर की सरकार होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। जैसे हमारे देश में संघीय शासन है, केंद्र सरकार है जो पूरे देश के लिए काम करती है और राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सरकार है। ठीक है ना? जो शासन के दैनंदिन जो डेली के जो कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। क्यों है? क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति का शासन चलता है, बाकी सब उसके अधीन होते हैं। ठीक है ना? एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। ये देखिए, हालांकि दुनिया के 193 देशों में से, दुनिया में कितने 193 देश, इसमें केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। कितने में है? 25 राज्यों में। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। ठीक है? केंद्र सरकार राज्य सरकार कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? क्वेश्चन बनता है, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो यहाँ क्या पहली विशेषता है? यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। 2 स्तर भी होते हैं और 3 स्तर भी होते हैं। ठीक है? अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब जो संविधान में संशोधन है, केवल कोई एक सरकार नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही हो सकता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगला है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई।
संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, अपना लेते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार की भी सत्ता का बंटवारा कर देना। कौन कौन से हैं? भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बजाय केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे अधिकार क्षेत्र, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ठीक है। अगला अब है भारत में संघीय व्यवस्था। अब भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि केंद्र है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो प्रकार की सरकार है यहाँ पर। केंद्र मतलब पूरे देश का शासन देखती है जो केंद्र सरकार है, और राज्य सरकार है अलग अलग राज्यों का प्रशासन संभालती हैं। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने वहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत का राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देखते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, संघ सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसे किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अधिकार हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं, 3 भाग में बांटा गया है। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार में शक्तियाँ हैं जो उनको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। 3 स्तर की सरकार है यहाँ पर, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है। संघ सूची, सूचियाँ 3, जिसमें अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग जो विषय हैं, अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं अलग। संघ सूची में प्रतिरक्षा जो डिफेंस होता है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होता है। इन विषयों के बारे में कौन सरकार कानून बनाती है? संघ सरकार। कौन कौन से हैं? प्रतिरक्षा जो डिफेंस, रक्षा जिससे होती है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ठीक है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, क्योंकि पूरे देश के लिए शिक्षा का है, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मतलब जब राज्य सरकार जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के आपस में भिड़ जाते हैं, मतलब कानून आपस में मेल नहीं खाते, तो किसका मान्य होता है? फिर केंद्र सरकार का। ठीक है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे?
क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों का बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं के अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में बड़े नहीं हैं, तो इन्हें प्रांत भी नहीं बनाया जा सकता और किसी दूसरे राज्य में भी इनको मिलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे जो है उनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है 8। ठीक है, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, कोई बदलाव करना हो तो कैसे किया जाता है, तो ये आएगा क्वेश्चन। संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम कल करेंगे। इतना ही आज करवाऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं। और इसमें जो छोटे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं।